हाँ जी, तो बच्चों अब हम करने जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 4.3। तो इसकी स्टेटमेंट ज़रा गौर से देखिएगा बुक पे। वो कहता है आ 480 वोल्ट 50 हर्ट्स, यानी 480 वोल्ट उसकी इनपुट है और 50 हर्ट्स फ्रीक्वेंसी है। वाई कनेक्टेड, 6 पोल है इसके अंदर, ठीक है। वाई का कनेक्शन आ गया, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो 50 हर्ट्स फ्रीक्वेंसी ये भी मेंशन कर लें, एफ इज इक्वल टू 50 हर्ट्स। और नंबर ऑफ पोल कितने आपने पढ़े अभी? 6, ठीक है। तो नंबर ऑफ पोल को किससे मेंशन करते हैं? पी से। पी इज इक्वल टू 6। और उसने बोला कि ये वाई कनेक्टेड है। वाई कनेक्शन में मैंने आपको बताया था कि टर्मिनल वोल्टेज यानी कि टोटल वोल्टेज हमारे √3 टाइम्स V5 के बराबर होते हैं। ये चीज़ याद रखनी है आपने, ये मैंने पहले ही बता दिया वाई के लिए। आगे देखो, वो कहता है हैज़ आ पर फेज सिंक्रोनस रिएक्टेंस। ये सिंक्रोनस रिएक्टेंस एक्स एस की बात कर रहा है। एक्स एस इज इक्वल टू 1.0 ओहम, यानी कि यार पूरा 1 ही लिख दे यार, तो क्या हमें कंफ्यूज कर रहा है? 1 ओहम है, ये तकरीबन है ही 1 ओहम तकरीबन, क्या बोलना। आगे वो कहता है इट्स फुल लोड आर्मेचर करंट। फुल लोड आर्मेचर करंट यानी कि आर्मेचर करंट की वैल्यू दी है 60 एम्पेयर। आई ए इज इक्वल टू 60 एम्पेयर। और साथ में वो हमें दे रहा है बच्चों, देखो 60 एम्पेयर तो है, साथ में उसने मुझे पी एफ की वैल्यू दी हुई है जो कि लैगिंग वाला है। ये देखो पी एफ इज इक्वल टू 0.8 लैगिंग। तो ये मैंने आपको बताया पहले भी, प्रीवियस क्वेश्चन में कैसे निकालते हैं इसमें भी बता दूंगा। एंगल हमने निकालना है इसकी मदद से, चलो बाद में निकालते हैं। आगे वो कहता है दिस जनरेटर हैज़ फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस। फ्रिक्शन और विंडेज लॉसेस हैं दोनों, देखो 1.5 किलो वाट के बराबर है। और दूसरा कोर लॉसेस भी बताए गए हैं एट फुल लोड पर। तो चलो ये भी मैं मेंशन कर देता हूँ। पावर ऑफ लॉसेस, पावर ऑफ लॉसेस फॉर विंडेज इज इक्वल टू 1.5 किलो वाट, ठीक है बच्चों। और दूसरा उसने बताया पावर ऑफ कोर लॉसेस जो कि 1 किलो वाट है। और ये होते हैं 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे, यानी मेन फ्रीक्वेंसी थी हमारी 50 हर्ट्ज, लेकिन ये 60 हर्ट्ज पे हो रहे हैं। तो थोड़ा सा चेंज बाद में आएगा, चलो देख लेते हैं। आगे वो कहता है सिंस द आर्मेचर रेजिस्टेंस इज बीइंग इग्नोर्ड। इसमें आर्मेचर रेजिस्टेंस को क्या किया जा रहा है? इग्नोर किया जा रहा है। तो अगर आर्मेचर रेजिस्टेंस इग्नोर हो जाएगी तो एज्यूम दैट आई स्केयर आर लॉसेज आर नेग्लिजिबल। बच्चों ये पता है कौन से लॉसेज है? वो इलेक्ट्रिक वाले जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में निकाले थे, पता है ना। आई एल स्केयर आर ए स्केयर था, तो आर ए ही जब नेग्लिजिबल है मतलब जीरो के इक्वल है, तो ये जीरो कर देगा इस लॉस को, यानी कि आपका इलेक्ट्रिकल जो पावर लॉसेज है वो ना होने के बराबर है इस वक्त। अब आगे आज वो कहता है द फील्ड करंट हैज़ बीन एडजस्टेड सो डैट द टर्मिनल वोल्टेज इज 480 वोल्ट एट नो लोड। हमें वी टी की वैल्यू दी गई है कितनी? 480 वोल्ट, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, सबसे पहला पॉइंट। वो कहता है व्हाट इज द स्पीड ऑफ रोटेशन। अब स्पीड ऑफ रोटेशन कह रहा है, ठीक है। स्पीड ऑफ रोटेशन मींस हमने क्या निकालना है? एन एम निकालना है। ए पॉइंट करने लगूँ तो आपको याद होगा यही फार्मूला मैंने आगे भी अप्लाई किया कि फ्रीक्वेंसी बराबर होती है हमारे पास, एन एम मीन्स होता है स्पीड ऑफ रोटेशन या एंगुलर स्पीड से कहा जाता है, मल्टीप्लाई बाय पोल्स ओवर 120, ठीक है, यही होता है ना। तो हमने एन एम की वैल्यू अगर निकालनी है, क्या फार्मूला बन जाएगा? एन एम इज इक्वल टू 120 टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ओवर ये पी उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो वैल्यूज पुट करो 120 इंटू एफ की वैल्यू 50 है हमारे पास इस दफ़ा, देखो ऊपर 50 है और पोल्स की वैल्यू 6 है। तो निकाल लो ये कितनी बनती है। ये बच्चों आ जाती है 1000 आर पर मिनट, ठीक है। ये हमारे पास आ गया ए का पॉइंट। तो इसमें मैं थोड़ी सी गैप छोड़ के जा रहा हूँ क्योंकि ये मेरे बाद में एक काम होना है, मैंने करना है, वो आपको बाद में बता दूंगा, ठीक है। यहाँ करना क्या है, चलो यार वो बाद में जाके कर लेंगे जब ज़रूरत पड़ेगी उसकी। तो नेक्स्ट पॉइंट ज़रा देखिएगा मेरे साथ मिलके। वो कहता है व्हाट इज़ द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ दिस जनरेटर इफ़ द फॉलोइंग आर ट्रू। यानी कि मतलब ट्रू से मुराद है ये पॉइंट्स आपने फॉलो करना है। टर्मिनल वोल्टेज कितने होंगे, मेन हमने वी टी कैलकुलेट करना है इन पॉइंट्स पे। फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहले इसका फर्स्ट पॉइंट हल करते हैं। नंबर 1 क्या कहता है जी? देखो बच्चों फार्मूले एक इस्तेमाल होना है, मैं आपको बता देता हूँ, टेंशन नहीं लेनी। इट इज़ लोडेड, इसको लोड अप किया जाता है यानी कि लोड कनेक्ट किया जाता है विद द रेटेड करंट एट 0.8 पीएफ लैगिंग। यानी इसमें क्या कर रही है? करंट लैगिंग कर रही है। इंडक्टर इसका मतलब कनेक्ट किया गया है। तो पीएफ अगर लैगिंग कर रहा हो तो मैंने आपको बताया था आपके पास एंगल माइनस में निकलेगा, याद है ना, मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में। तो यहाँ पे हम पहले ही आई ए की वैल्यू निकाल लेंगे और टेंशन वाली बात नहीं है, पुट हो जाएगी, ठीक है। तो चलो निकालते हैं। तो बच्चों पहले हम बी पॉइंट के लिए ना थीटा निकाल लेते हैं। थीटा का मैंने आपको फार्मूला बताया था पीएफ के लिए, लैगिंग के केस में है, ये हमारे पास बराबर होगा माइनस काज इनवर्स ऑफ पीएफ। तो काज इनवर्स ऑफ 0.8 हमने लेना क्योंकि पीएफ की वैल्यू आपको मैंने बताई है 0.8 है। तो ये हमारे पास आ जाता है बच्चों -36.87 डिग्री, ठीक है। तो ये तो एंगल आ गया, ठीक है बच्चों। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो ज़रा नेक्स्ट पॉइंट चेक कीजिएगा।
अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पे हम ई ए के लिए फार्मूला लगाएंगे। ई ए इज इक्वल टू, अब देखो बच्चों इसमें पता क्या है, इसमें ई ए का वो प्रीवियस वाला फार्मूला नहीं चलेगा, यहाँ पे हमें एक अलहदा से फार्मूला लगाना पड़ेगा। आपको पता ही है, ये मैंने बताया कि वी टी हमने असल में मालूम करने हैं इस पॉइंट में, हर एक पॉइंट्स की मदद से। टोटल 3 पॉइंट है, तो वी टी के लिए मुझे वी फाई की वैल्यू चाहिए। वी फाई इसका फार्मूला बनेगा, देखो इसके लिए एक अलहदा फार्मूला होता है। अगर हमें बच्चों को पता क्या है, अगर हमें ये होना कि, हाँ तो बच्चों इसका जो मैं न्यू फार्मूला आपको बता रहा था कि इसका न्यू फार्मूला हमारे पास हो जाएगा ई ए का स्क्वायर इज इक्वल टू, तो इसका बच्चों न्यू फार्मूला जो हमारे पास होता है वो होता है वी फाई, यानी कि न्यू इसका जो मतलब कि एक और फार्मूला, पहले तो मैंने आपको पढ़ाया ना ई ए, जब आप स्क्वायर की फॉर्म में लेते हैं, जब आपको मतलब एंगल्स वगैरह में नहीं उलझना होता, तब हम ये वाला तरीका इस्तेमाल करते हैं। तो लिहाजा ये इसके लिए, इस क्वेश्चन के लिए मैंने फार्मूला देखा है जो कि है हमारे पास वी फाई माइनस अपने पास क्या नाम है उसका यार, एक्स एस, ठीक है जी, साथ में आ जाती है अपनी करंट आई ए साइन ऑफ थीटा, ठीक है जी, होल का स्क्वायर प्लस इसी तरह से एक्स एस आई ए कॉज ऑफ थीटा, ठीक है। यानी कि वी फाइव में से जो माइनस होगा वो साइन वाला एंगल होगा साथ उसके पास, और यहाँ पे थीटा कॉज वाला होगा दूसरी तरफ स्क्वायर। तो अब देखें बच्चों होता क्या है। अब यहाँ पे कुछ बच्चे पूछेंगे सर ई ए की कहाँ से वैल्यू पुट करेंगे वगैरह वगैरह। तो असल में होता क्या बच्चों, जब लोड मतलब लगा हुआ मतलब लोड जब लगा दिया उसने, उससे पहले हमने ई ए वोल्टेज कैलकुलेट कर लेना है। ई ए इनडायरेक्टली वी फाइव के इक्वल होंगे जब लोड नहीं लगा होगा, और वी फाइव किसके इक्वल होगा, देखो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग वी टी ओवर अंडर रूट 3 के। वी टी की क्या वैल्यू है 480, उसने हमें बताई है 480 वोल्ट। तो देखो वी टी ओवर अंडर रूट 3 480 बटा अंडर रूट 3, इसको निकाले तो ये आता है 277.11, तो 277 ही लिख दो इसको, ये आपके पास वैल्यू आ गई। ये आप यहाँ पे पुट करोगे 277 होल का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। आगे देखो वी फाइव हमने मालूम करने, ये एज इट एज चलेंगे। और उसके बाद इसकी बात करूं तो माइनस एक्स एस की वैल्यू 1 है, तो इसको 1 आ गया, साथ में आई ए की वैल्यू हमारे पास 60 है, वो देखें वो 60, और थीटा की एंगल की हमने वैल्यू निकाली है लैगिंग के लिए, वो आई है -36। तो देखो ये आ जाएगा साइन इंटू थीटा की वैल्यू, थीटा की क्या वैल्यू है जी -36, लैगिंग के लिए माइनस में एंगल होल का स्क्वायर, ठीक है जी। और इस तरफ भी यही चीज़ पुट हो जाएगी। देखो एक्स एस की वैल्यू 1 इंटू करंट की वैल्यू 60 इंटू कॉज ऑफ -36.87 डिग्री। तो बच्चों बस मैं आपको ना थोड़ा थोड़ा इसके बारे में बता दूंगा क्या क्या होगा। 277 का स्क्वायर जब हम लेते हैं तो ये आ जाता है 76729, ठीक है जी, ये हमारे पास इसका आ जाता है स्क्वायर। और इस तरफ की बात करूँ तो यहाँ पे देखो क्या होगा, ये आ जाएगा वी फाइव। और एक चीज़ आपको बताता चलूँ, जो होता है ना साइन हमेशा आगे अगर उसके एंगल के साथ माइनस हो तो उसको पीछे फेंक देता होता है, तो ये पीछे फेंक देगा जिसकी वजह से ये माइनस प्लस हो जाएगा। और इसका मैंने ओवरऑल वैल्यू निकाला है, साइन आप इसके एंगल की वैल्यू को 60 के साथ मल्टीप्लाई करवाते तो ये 36 आ जाता है। ये बुक कह रही है, अब मैं इतना कैलकुलेट नहीं कर सकता बिकॉज वीडियो बना रहे जल्दी जल्दी ये बन जाए। इसका स्क्वायर रह गया, और इसकी वैल्यू क्या आती है ज़रा गौर से देखिएगा। इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाती है 2304, यानी कि स्क्वायर लेने के बाद ये क्या करेगा जी, देखो माइनस इसके साथ क्यों नहीं आया, क्योंकि देखो बच्चों काज जो होता है वो माइनस को खत्म कर देता है, काज खुद खा जाता है, जैसे काज एक खाने वाला माइनस खा जाता होता है, हमेशा वैल्यू वो प्लस में देता है काज। तो लिहाजा इसने माइनस को खा लिया, लिहाजा इस वजह से इसका एंगल के जो भी आंसर आएगा वो प्लस में लिखा जाएगा, तो ये आ जाता है फिर आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे हम पता क्या करेंगे, उधर जाके माइनस हो जाएगा और दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे रह जाएगा सिर्फ स्क्वायर रूट अप्लाई करने की वजह से V5 प्लस 36 इस साइड पे, क्योंकि स्क्वायर रूट लिया तो स्क्वायर से कैंसिल हो गया, और ये उधर जाके माइनस हो रहा है 76729 में से -2304, तो दोनों साइड पे स्क्वायर रूट अप्लाई किया हुआ है। इस साइड से तो स्क्वायर की वजह से स्क्वायर रूट कैंसिल हो रहा है, इस साइड पे स्क्वायर रूट रह गया, तो V5 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, देखें ये आ जाता है 272.8, जिसमें से 36 जाके माइनस हो जाएगा, और ये आपके पास वैल्यू आ गई कितनी 236.8 वोल्ट। अब हम यहीं से क्या कर लेते हैं, यहाँ पे मैं कामा लगा के VT वोल्टेज कैलकुलेट करने लगूँ जो हमने निकालने थे, टर्मिनल वोल्टेज उन्होंने जो बोला हुआ है। तो √3 टाइम्स हमारे पास V5 का ये फार्मूला होता है VT के लिए, वो देखें ऊपर मेंशन है, तो √3 से इसको ज़रब दे देंगे 236.8 को, तो ये हमारे पास आ जाते हैं बच्चों इस तरह से 410 वोल्ट, ठीक है 410 वोल्ट आपके पास आ गए टर्मिनल। अब बी का सेकंड पार्ट हल करते हैं। सेकंड पार्ट में बच्चों को कहता है कि इट इज़ लोडेड डैट विद द रेटेड, इसमें उसने पीएफ की वैल्यू ही चेंज कर दिया। अब वो लेडिंग लीड, ये देखो बच्चों यहाँ पे ना थोड़ा मैं आपको दिखा देता हूँ एक दफ़ा, ये देखो वो कह रहा है कि विद द रेटेड करंट एट 1 पीएफ। 1 पीएफ का मतलब है उसकी जो पीएफ की वैल्यू है 1 है, और 1 हमेशा 0 डिग्री है इस तरह के एंगल पे होती है। और रेजिस्टेंस में कभी भी यार जो है ना उनमें लीडिंग लैगिंग का चक्कर ही नहीं होता रेजिस्टेंस के केस में, फिर भी मैं आपको दिखाई देता हूँ, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। तो इस केस में यानी हमारे पास पीएफ की वैल्यू 1 है, तो एंगल निकाल लेते हैं। अब रेजिस्टेंस का केस है, इसमें आपका एंगल जो है ना वो प्लस माइनस किसी में भी आप निकाल लो, फायदा को नहीं होना, लेकिन आप ना पीएफ के प्लस में ही निकालो यार, प्लस वाला फार्मूला लगाओ, यानी कि थीटा इज इक्वल टू लगा दो cos इनवर्स
पी एफ, बस इतना लगा दो। तो देखो काज यानी काज इनवर्स 1 करोगे जब यहाँ पे तो आपके पास एंगल आ जाएगा 0 डिग्री। अब फार्मूला लगा दो, ई ए का स्क्वायर इज इक्वल टू अपने पास क्या है वी फाई माइनस एक्स एस आई ए साइन ऑफ थीटा होल का स्क्वायर बच्चों, और प्लस इसी तरह से एक्स एस आई ए कास थीटा होल का स्क्वायर, वही फार्मूला जो ऊपर था। ठीक है, अब देखें होगा क्या, ई ए की वैल्यू तो वही है, 277 का क्या स्क्वायर आता है वो डायरेक्ट ही मैं पुट कर देता हूँ 76 729। ठीक है जी, 277 का स्क्वायर लिया मैंने यहाँ पे। और इधर देखो वी फाई होगा क्या, साइन ऑफ थीटा, यहाँ पे 0 पुट होगा थीटा की जगह, साइन ऑफ 0 डिग्री आप कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हो 0 आता है, तो 0 इनको मल्टीप्लाई करके 0 कर देगा और यहाँ पे सिर्फ वी फाई का स्क्वायर रह जाएगा, तो वी फाई का स्क्वायर आ गया। ठीक है, और इस तरफ देखें तो यहाँ पे काज ऑफ थीटा यानी काज ऑफ 0 डिग्री 1 होता है, ये आप कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हो। एक्स एस को आई ए से ज़रब दो, एक्स एस तो है ही 1 और आई ए की वैल्यू क्या थी 60 का स्क्वायर ले तो 3600 होता है, तो ये आ जाएगा 3600। ठीक है, अब यहाँ से आप वी फाई की वैल्यू निकाल सकते हो। देखो वी फाई इधर ही रह गया और उधर आ गया 76 729 माइनस 3600 और स्क्वायर रूट, मैंने दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई किया, यहाँ पे स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगी जो कि आती है 270.4 वोल्ट। अब यहाँ पे आप फिर से वही फार्मूला लगा दो जो ऊपर आपने लगाया वी टी कैलकुलेट करने के लिए, तो क्या आ जाएगा जी √3 टाइम्स 270.4, तो ये आपके पास आ जाता है बच्चों 468.4 वोल्ट। तो ये भी आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, अब इसका थर्ड पॉइंट है, फिर ये बी जूस तो क्लियर हो जाएगी। थर्ड पॉइंट में बच्चों लीडिंग का चांस आ जाता है, वो कहता है, ये भी पढ़ा देता हूँ यार, देखो वो कहता है इट इज़ लोडेड विद द रेटेड करंट एट 0.8 पीएफ लीडिंग। लीडिंग में मैंने आपको बताया था क्या फार्मूला होगा, पीएफ इज इक्वल टू 0.8 या। ठीक है, तो लीडिंग में मैंने बताया था थीटा का फार्मूला होगा बच्चों काज इनवर्स, बस पॉजिटिव में लिया जाएगा यानी पीछे माइनस नहीं फिर आएगा, पीएफ ये आएगा। तो काज इनवर्स 0.8 ये हमने आगे भी निकाला, कितना आता है 36.87, अब ये प्लस में निकल आया, बस इतना सा फर्क है। तो अब हम फार्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। देखो वही फार्मूला ई ए का स्क्वायर, अब मैं फार्मूला फिर से नहीं लिख रहा बच्चों, डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। देखो ई ए का स्क्वायर मतलब कि 277 का स्क्वायर, ठीक है, इस तरफ आ जाए इंटू वी फाई वैसे का वैसे ही, और सेंटर में माइनस है। ठीक है, और एक्स एस की वैल्यू 1 है, आई ए की वैल्यू हमारे पास 60 है, साइन ऑफ 36.87 डिग्री। ठीक है, होल का स्क्वायर। इसी तरह से इस तरफ अगर आ जाए तो इस तरफ आ जाएगा एक्स एस यानी कि 160, आई ए की वैल्यू और काज ऑफ 36.87 डिग्री। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये वैल्यू वही है, वो तो हम पहले भी फाइंड आउट कर चुके हैं, वही वैल्यू आ जाएगी। ऐसा नहीं होगा, पता है क्यों? क्योंकि अब ये यहाँ पे प्लस बन चुका था साइन होने की वजह से, क्योंकि पहले हमारा मतलब फॉर एग्जाम्पल सॉरी लैगिंग होने की वजह से, क्योंकि माइनस था, माइनस पीछे जाके प्लस बना गया, यहाँ पे अब माइनस ही रहेगा क्योंकि साइन के साथ माइनस नहीं है, ये माइनस पीछे नहीं जाएगा, मतलब माइनस है ही नहीं तो जाएगा क्या। तो अब आप निकालोगे ना, तो अब ये आपके पास इस तरह से आ रहा होगा, ये तो आ जाएगा 76729। ठीक है बच्चों, और इस तरफ आ जाएगा, देखो ये हमें वही चीज़ देगा जो पहले थी, 2304 ही देगा ये। ठीक है, ये 2304 ही देने वाला है ये वाला पॉइंट, क्योंकि ये सेम टू सेम वही काम कर रहा है जो पहले था, 2304 आ जाएगा बच्चों। तो देखो ये हमारे पास आ जाएगा इस तरह से कुछ V5 माइनस, तो ये कितनी वैल्यू देता है यार, कहाँ पे गई है, 36 ही देगा ये भी, वैल्यू तो 36 ही दे रहा है, लेकिन सेंटर में अब माइनस है, पहले देखो प्लस था होल का स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास क्या बन रहा है 2304। देखो होगा क्या, यहाँ पे हम V5 माइनस 36 इधर ले आए और इसको उठा के दूसरी साइड पे माइनस करा दिया, 76729 माइनस 2304। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पे था इसका स्क्वायर, तो मैंने स्क्वायर की बजाय दोनों साइड पे स्क्वायर रूट अप्लाई कर दिया। अब आप V5 की वैल्यू निकाल लोगे नेक्स्ट स्टेप पे, 36 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये कितना आता है, ये हमने पहले भी निकाला हुआ, ये आ जाता है 272.8 माइनस 36। हाँ ठीक है ठीक जा रहे हैं, 272.8, और देखो वो वहाँ पे माइनस हो रहा था, यहाँ पे प्लस 36 हो जाएगा, तो लिहाजा हमारे पास आंसर बच्चों आ जाएगा इसका 308.8 वोल्ट। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब यहाँ से आप क्या नाम है अपने टर्मिनल वोल्टेजेस निकाल सकते हो, VT इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ V5 जो कि 308 है 0.8 है, इज इक्वल टू, ये बच्चों हमारे पास आ जाता है 535 वोल्ट। ठीक है जी, तो ये आपका B हल हो चुका है, B पॉइंट। अब चलते हैं C पॉइंट पे, जरा सी पॉइंट सुनिएगा, आपके सामने बुक रखने लगूँ। वो कहता है सी पॉइंट में, व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ दिस जनरेटर इग्नोरिंग द अननोन इलेक्ट्रिकल लॉसेस को इग्नोर करते हैं, व्हाट इज द ऑपरेटिंग एट द रेटेड करंट, यानी कि व्हेन इट इज ऑपरेटिंग एट द रेटेड करंट एंड 0.8 पीएफ लैगिंग। अब देखो बात कर रहा है लैगिंग की, यानी कि लैगिंग वाली पीएफ की बात हो रही है। इंडक्टर जब लगा होगा हमारे सर्किट में, तो हमने पावर निकालनी है। आपको याद होगा आउटपुट पावर निकालने का मैंने फार्मूला बताया था, इफिशिएंसी निकाले तो हमें एक तो इनपुट पावर चाहिए होगी और एक आउटपुट, पहले आउटपुट ही निकालनी पड़ेगी। तो आउटपुट पावर का मैंने फार्मूला आपको बताया था, क्या था जी हमारे पास आउटपुट पावर का फार्मूला था √3 टाइम्स ऑफ VL, साथ में IL और साथ में cos ऑफ थीटा, याद है ना, यही था ना, तो देख लो आ गया।
अब इसमें मैं वैल्यूज़ पुट करता हूँ। पी आउट इज इक्वल टू, आपको पता है ये जो वी एल है, वी लोड, ये वी लोड हमारे वी टी के बराबर है टर्मिनल वोल्टेज के, और टर्मिनल वोल्टेज को अगर मैं फाई में कन्वर्ट करना चाहूँ वी फाई में, तो वो बराबर होंगे √3 टाइम्स ऑफ वी फाई के, पता है ना। तो इसको जब मैं यहाँ पे पुट करूँगा तो √3 टाइम्स से जब ये मल्टीप्लाई होगा तो 3 आ जाएगा और वी फाई आ जाएगा, और साथ में आई एल आपको पता है बच्चों, आई एल आपकी आर्मेचर करंट ही होती है, तो आर्मेचर करंट इसकी जगह पुट कर देंगे, और काज ऑफ थीटा। अब ये वैल्यूज पुट करो इसमें सारी। अब थीटा आपको पता है किसके बराबर होने वाला, -36 के, क्योंकि ये लैगिंग वाला केस है। लैगिंग के केस में मैंने आपको बताया था अपना थीटा जो है वो माइनस में पुट किया जाता है, ठीक है, तो लिहाजा माइनस में पुट करेंगे। तो ये हमारे पास देखो क्या आ जाएगा, 3 इंटू वी फाई की वैल्यू बच्चों कितनी है। अब यहाँ पे बच्चे कुछ पूछेंगे सर वी फाई की कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, कुछ तो गलती से 480 ही पुट कर देंगे। यार उसने लैगिंग का केस बोला ना, तो जो आगे आपने वैल्यू निकाली है ना लैगिंग पे वी फाई की, वही वैल्यू आपने यहाँ पे पुट करनी है, इतना याद रखना है। ये देखो ये फर्स्ट वाला केस था लैगिंग का, तो वहाँ पे हमारे पास वी फाई का वैल्यू आया था 236.8, ये वैल्यू वहाँ पे पुट करनी है, ये गलती ना करना कोई और। तो 236.8 पुट होगा, ठीक है। और आई ए की वैल्यू भी आपको पता हमें दी गई है 60, और कास ऑफ थीटा, यानी कि ये लैगिंग वाला केस है, तो लैगिंग में पता है आपको एंगल माइनस में होता है, लेकिन कास की वजह से वो एंगल प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, 36.87 था। तो देखो क्या होगा जी, ये काज इसके माइनस को खा जाएगा और पीछे आपका आंसर पावर का आ जाएगा क्या जी, पावर का फार्मूला के अकॉर्डिंग इसका आंसर आ जाता है हमारे पास 34.1 किलोवाट, ठीक है जी, ये आ गई है। अब हमने इनपुट पावर निकाली, इनपुट पावर वो वाली पावर होती है बच्चों जो प्राइम मूवर यानी कि हमारा जनरेटर यानी कि डीजल की मदद से या फ्यूल की मदद से जो पावर जनरेट कर रहा है, वो हमने कैलकुलेट करनी है कितनी जनरेट हो रही है। अब आप वो जनरेट करके जब इस्तेमाल करते हो कहीं उसमें लॉसेज आ जाते हैं, तो इसका मतलब उसमें आउटपुट पावर भी हमारी शामिल होगी। तो आउटपुट पावर ये बराबर होगी आउटपुट पावर प्लस वो लॉसेज जो हमारे आ रहे हैं। लॉसेज कौन कौन से आ रहे हैं हमें शुरू में बताया गया था, मैं फिर से याद करवाता हूँ आपको, प्रीवियस पेज पर जाकर ये देखें। 2 लॉसेज उसने बताए थे, विंड वाला और कोर वाला, ये दोनों उसमें लॉसेज जमा कर देंगे, बस इतना फर्क है, ठीक है। विंड और कोर लॉसेस, ये फार्मूला बन जाएगा उसका, पी विंड प्लस पी कोर, वैल्यूज पुट करें और आंसर पाएं। पी आउट कितना जी अपने पास है 34.1 किलो, पी विंड कितना है जी, ये उसने दिया था हमें स्टार्ट में, ये था बच्चों मेरे पास अभी बुक का डायरेक्ट सामने, तो मैं लिहाजा वहीं से पुट कर देता हूँ। 1 किलो वाट है ये 1.5 किलो वाट है, तो ये अपने पास आ जाती है 36.6 किलो वाट, ठीक है जी, ये आ गई। अब आप इफिशियंसी निकाल लो। इफिशियंसी का फार्मूला होता है आउटपुट पावर और इनपुट पावर मल्टीप्लाई बाय 100 के साथ परसेंटेज, तो वैल्यू पुट करो। पी आउट कितनी आई है हमारी 34.1 के, और पी इन आई थी 36.6 के, मल्टीप्लाई बाय 100%, तो ये आ जाता है बच्चों 93.2%, ठीक है जी। तो ये तो हो गया। अब डी जूस रह गया लास्ट, और ये क्वेश्चन आपका सॉल्व। डी जूस में वो क्या कहता है ये देखते हैं जाके। ई जूस भी है, अभी डी जूस तक नहीं है, एक और जूस है इसके बाद। तो डी जूस में बच्चों वो कहता है हाउ मच शाफ्ट टार्क मस्ट बी अप्लाइड बाय द प्राइम मूवर एट फुल लोड, हाउ लार्ज इज द इंड्यूस्ड काउंटर टार्क। इंड्यूस्ड काउंटर टार्क की बात हो रही है, तो देखते हैं क्या चक्कर निकलता है यार। इंड्यूस्ड काउंटर टार्क के बच्चों केस में, अब इंड्यूस्ड की बात हो रही है, इंड्यूस्ड मींस इंडक्टर की बात कर रहा है, तो इंडक्टर के केस में पावर कौन सी आएगी, जो लैगिंग वाली पावर होगी, आउटपुट पावर, तो वो हमने ऑलरेडी निकाल के रखी हुई है, वो हमारे काम आने वाली है, ठीक है। और इनपुट पावर भी वही लैगिंग वाली आएगी, यानी आपको पता है ना, मैं आपको बताता हूँ। उसने बोला आपने मुझे क्या बताना है जी, शाफ्ट टार्क निकाल के देना दोनों पे, एक प्राइम मूवर पे और दूसरा, ये देखो उसने बोला होगा हाउ मच शाफ्ट टार्क मस्ट बी अप्लाइड बाय द प्राइम मूवर एट फुल लोड, हाउ लार्ज इज द इंड्यूस्ड काउंटर टार्क। इंड्यूस्ड काउंटर टार्क मतलब ये मुझसे आउटपुट वाला पूछ रहा है टार्क, तो ये फार्मूला होता है वैसे टार्क का, बच्चों टार्क का हमारे पास फार्मूला होता है इस तरह से, पावर इज इक्वल टू टार्क मल्टीप्लाई बाय ओमेगा, ये फार्मूला होता है, ठीक है। ओमेगा ये मैंने आपको बोला था, मैं आपको बताऊंगा लास्ट में, चलो आप बता दूंगा। तो अगर हम इनपुट टार्क यानी कि वो जो उसने प्राइम मूवर वाला बोला, तो प्राइम मूवर हमारा इनपुट ही होती है ना, तो इनपुट टार्क होगा, उस केस में हमारे पास पावर भी इनपुट होगी, ठीक है, ये फार्मूला बनेगा। और ओमेगा कहाँ से लाएंगे देखें, ओमेगा मैं यहाँ ऊपर कैलकुलेट किए देता हूँ। ओमेगा का फार्मूला बच्चों होगा जो आपने निकाली थी ना अपनी NM, उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा ओमेगा की फॉर्म में। ये भी स्पीड ऑफ रोटेशन और ये बस एंगुलर स्पीड है, इतना फर्क होता है। एंगुलर स्पीड में हम इसके साथ था आर पर मिनट, आर को रेडियस में कन्वर्ट करने के लिए इसका यूनिट होता है रेडियस पर सेकंड। आर को कन्वर्ट करने के लिए ना उसमें रेडियस में हम 2 पाई से ज़रब दे देते होते हैं, और मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम 60 से डिवाइड कर देते होते हैं, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। इससे आपने ज़रब देनी है तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। इसकी वैल्यू आपके पास आई थी 1000, तो लिहाजा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा फिर 2π/60, तो ये हमारे पास कितना आ जाता है, मैं अभी आपको बताता हूँ। ये बुक वालों ने तो फर्स्ट पेज पे निकाल दिया हुआ है। ये आता है बच्चों आपके पास 104.7 रेडियन पर सेकंड, ठीक है।
रेडियन पर सेकंड। तो ये आपकी कन्वर्जन होगी, ठीक है। हमने क्या किया, आर को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए 2 पाई से ज़रब दी और मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर दिया। ये आपके ओमेगा की वैल्यू आ गई। आपने क्या करना है, टार्क निकालना है, तो फार्मूला आ जाएगा टार्क इज इक्वल टू पी इन आवर ओमेगा। पी इन हमारी कितनी आई थी, मतलब जब हमारा इंड्यूस टार्क था, इंड्यूस मतलब कि इंडक्टर जब लगाया गया था, लैगिंग। आपको पता नहीं कि हमने कब निकाला ये तीसरा पॉइंट, जब पी एफ लैगिंग कर रही थी। और लैगिंग किस केस में करती है, जब हमारे सर्किट में इंडक्टर लगा होता है। तो इस वजह से ये जो वैल्यूज़ है ना, ये आपकी यहाँ पे इस्तेमाल होने वाली हैं। अगर वो लीडिंग कह देता तो हमें अलहदा से फिर ये पावर्स निकालनी पड़ती। तो देखो ये कितनी है, 36.6 किलो पावर इन, और बटे में आ जाएगा ओमेगा आके डिवाइड हो जाएगा इस साइड पे, तो आ जाएगा 104.7। अब यहाँ से आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी टार्क की। तो ये कितनी मिलती है जी हमें, कहाँ पे गया ये बच्चों, आ जाती है आपके पास 291.2 और इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर, ठीक है। टार्क का यूनिट होता है न्यूटन मीटर, ठीक है। ये इसका यूनिट याद रखना, न्यूटन मीटर इसका यूनिट है। अब दूसरी इसकी जो पॉइंट था उसने पूछा हुआ था, आपने मुझे टार्क निकाल के देना है जो इंड्यूस टार्क का मतलब कि आउटपुट टार्क की बात कर रहा है। आप इसको आउटपुट टार्क ही कह लो। तो आउटपुट टार्क किसके बराबर होगा, आउटपुट पावर अवर ओमेगा। तो आउटपुट पावर हमारी कितनी थी, इंडक्शन मतलब इंडक्टर के केस में 34.1। तो बस वैल्यू पुट करो और बटे में ओमेगा 104.7। बच्चों यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू कुछ हो रही है यार, ये क्या चक्कर है, वेट 1 मिनट। सॉरी बच्चों, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। यहाँ पे ओमेगा हमारा जो है ना 104 नहीं है, माजरत यार माजरत, एक पॉइंट हम मिस कर गए हैं। आपको याद होना चाहिए, उसने बोला था फ्रीक्वेंसी बाद में 60 हर्ट्ज कर दी जाती है। तो ये पॉइंट मैं भूल गया हुआ था, मैं भी कह रहा था यार मिस्टेक, वाई वी गॉट अ मिस्टेक। ये देखो उसने बोला था यहाँ पे, ये मैंने पढ़ाया भी था कि बाद में फ्रीक्वेंसी को 60 हर्ट्ज सेट कर दिया जाता है। तो 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी रख के हमें पहले ओमेगा निकालना पड़ेगा। तो ये 104 नहीं आता, यहाँ पे कुछ और आएगा, अभी मैं आपको बता देता हूँ। ये 104 तो उस वक्त आया था जब मतलब हमारी एन एम की वैल्यू 1000 थी। तो एन एम की वैल्यू हम अलहदा से यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ आपके लिए। ये देखो वो आपको पता है ना फार्मूला क्या आया था, 120 साथ में फ्रीक्वेंसी बटे में नंबर ऑफ पोल्स। फ्रीक्वेंसी बस 60 हो गई है, बाकी नंबर ऑफ पोल्स वो 6 ही है। ये 60 है और बटे में 6, तो देखो ये आ जाती है 1200 आर पर मिनट। तो आपने 1200 आर पर मिनट के लिए इसको कैलकुलेट करना है ओमेगा को, ठीक है, क्योंकि 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी उन्होंने बाद में कर दिया। तो ये पहले हमें निकालनी पड़ेगी। तो ओमेगा निकालूंगा एन एम की मदद से, वही फार्मूला देखो। तो इसकी वैल्यू को 1200 को हम ज़रब दे देंगे 2 पाई बटा 60 के साथ। अभी ये वैल्यू आ जाएगा, अब मुझे उम्मीद है यार ठीक आ जाएगा। तो 120 ज़रबे 2 पाई डिवाइडेड बाय 60। तो बच्चों आप ठीक आ रही है। तो अब मेरे पास बच्चों वैल्यू आ गई 125.6 7 कह लो रेडियन पर सेकंड, ठीक है। असल में ये मिस्टेक हो रही थी, अब आपने ये वैल्यू असल में पुट करनी थी। मैं भी कह रहा था पता नहीं क्या बात है, बुक वाले ने, अब यही देखो ये चीज़ की मिस्टेक है ना कि बुक वाले ने ये को नहीं बताया हुआ ये कहाँ से वैल्यू पुट कर दिया इतनी। तो यहाँ पे बच्चे मार खा जाते हैं। 125.67 पुट करेंगे बिकॉज हमारी फ्रीक्वेंसी इस पॉइंट पे आके 60 हर्ट्ज हो चुकी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही पुट होगी 125.67 इज इक्वल टू, अब इसको कैलकुलेट कर लें। तो अब आपकी ये वैल्यू आ जाती है कितनी जी, कहाँ पे दी गई है, तो ये आ जाती है बच्चों 271.3 न्यूटन मीटर, ठीक है। ये आपका हल हो गया पॉइंट। अब लास्ट पॉइंट हल करते हैं, ई पॉइंट, एंड अवर क्वेश्चन इज डन। अभी मेरा नाश्ता भी बाहर वेट कर रहा है, रोटी को वेट तो नहीं करवाना चाहिए, फिर भी देखो आप लोगों के लिए इतना कर रहा हूँ मैं। देखो वो कहता है व्हाट इज़ द वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ दिस जनरेटर एट 0.8 पीएफ लैगिंग एट 1.0 पीएफ, यानी कि रेजिस्टेंस के लिए भी और लास्ट में लीडिंग यानी कि कैपेसिटर के लिए भी। हमने तीनों के लिए निकालनी है वोल्टेज रेगुलेशन। आपको याद होना चाहिए वोल्टेज रेगुलेशन का मैंने फार्मूला लिखवाया था इसके थ्योरम में, वो था वोल्टेज एट नो लोड माइनस वोल्टेज एट फुल लोड और वोल्टेज फुल लोड मल्टीप्लाई बाय 100, ये फार्मूला है। तो हम 1 बाय 1 सबके लिए निकालेंगे। पहले मैं निकाल रहा हूँ इंडक्टर के लिए, क्योंकि लैगिंग है ना 0.8 पीएफ लैगिंग लिखा हुआ है, तो इंडक्टर के लिए निकालेंगे। अब आप बच्चों पूछोगे कि सर इंडक्टर के लिए कैसे, जो आपका बच्चों ये जो नो लोड पे वोल्टेज थे ना, ये आपको शुरू में बताए गए थे कितने 480। ये जो वोल्टेज है ना, ये पता कौन से वोल्टेज है, टर्मिनल वोल्टेज VT की बात कर रहा है। और ये बाकी के फुल लोड वाले आप निकालते रहे हो, वो जो 3 पॉइंट्स आपने किए हैं। तो पहले मैं इंडक्टर वाला करने लगा, तो इंडक्टर के केस में ये तो 480 ही होगा माइनस। अब देखते हैं फुल लोड की कितनी वैल्यू आई थी इंडक्टर के केस में जब लैगिंग हमने निकाला था। ये देखो ये लैगिंग वाला था, इसकी वैल्यू आई थी 410, तो वहाँ पे 410 पुट कर देंगे। समझ आई, इस तरह से ये चक्कर है। यहाँ पे आ गया 410, VT की वैल्यू पुट हो रही है, वी नो लोड मीन्स VT, आल्सो वी फुल लोड मीन्स VT, लेकिन वो अलहदा से मतलब उनकी वैल्यू हमने निकाली हुई है। बटे में भी 410 ज़रबे 100 और साथ में परसेंटेज है, परसेंटेज में आपने इसको बताना है तो परसेंटेज लगा दें। तो ये आ जाता है बच्चों आपके पास 17.1%। उसके बाद सेकेंड पॉइंट VR इज इक्वल टू
480 ही आएगा, ठीक है। ये आप लिख लीजिएगा यार साथ में, ये लैगिंग केस है, ये यूनिटी केस है, ये आपने ऊपर मेंशन कर देना है। दिस इज लैगिंग केस, यहाँ पे लैगिंग केस लिख के रेशियो डाल देना, यहाँ पे यूनिटी केस लिख के, यानी इस तरह से यूनिटी केस, ये यूनिटी केस वाला सॉल्व करना है, मतलब रजिस्टर वाला। रजिस्टर के केस में आपके पास वीटी की कितनी वैल्यू आई थी, 468.4। ये देखो ये है 468.4 रजिस्टर के केस में, तो ये यहाँ पे पुट होगी, तो -468.4 ओवर 468.4 मल्टीप्लाई बाय 100%। और लास्ट में लीडिंग वाला केस, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ, 2.6% आ रहा है वोल्टेज रेगुलेशन, तो वी आर इज इक्वल टू, आप देखो बच्चों लास्ट में अब यहाँ पे आपने लिख देना लीडिंग केस, ठीक है। तो इस केस में इसकी वैल्यू तो 480 है, ये हमने निकाली थी, ये आई थी 535। देखो ये भी चलो दिखा देता हूँ, ये देखो ये 535 आई हुई है तीसरे केस में, तो अब यहाँ पे 535 पुट हो जाएगा, बटे में भी 535 मल्टीप्लाई बाय 100%, तो ये आ रहा है -10.3%। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व है, मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी।